हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को डॉग बाइट के बारे में बताऊंगी और रेबीज के इंजेक्शन के बारे में बताऊंगी कि डॉग बाइट होने से रेबीज के इंजेक्शन के डोसेज क्या क्या है और कब कब लगाना चाहिए और डॉग बाइट से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक से, डॉग बाइट एंड रेबीज। डॉग बाइट का डेफिनेशन है, इट इज एन एक्यूट फेटल वायरस डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉज्ड बाय द लाइजा वायरस टाइप 1। डॉग बाइट क्या है? एक प्रकार का एक्यूट कंडीशन है और फेटल डिजीज है। फेटल मतलब होता है अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो फर्दर ऑन इंसान की जान भी जा सकती है। तो एक प्रकार का ये एक्यूट और फेटल कंडीशन है जो कि ह्यूमन बीइंग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है और ये एक प्रकार का वायरस से अफेक्ट होता है। वायरस का नाम है लाइजा वायरस टाइप 1 जो कि डॉग के सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। जब डॉग ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो उसका जो सलाइवा रहता है वो ह्यूमन बीइंग के स्किन के थ्रू उसकी बॉडी में जाता है और बॉडी के थ्रू वो डायरेक्ट उसके ब्रेन में जाता है और आगे जाकर के उसको कुछ सिम्टम्स शो करना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में आता है एजेंट, होस्ट फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। एजेंट फैक्टर में होता है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, कहाँ से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ है। तो कॉजेटिव एजेंट में सबसे पहले देखेंगे द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डॉग बाइट इज लाइजा वायरस टाइप 1। लाइजा वायरस टाइप 1 से ये ओरिजिनेट हुआ है, ये कॉजेटिव एजेंट है, ये वायरस है जो डॉग बाइट के होने पे ह्यूमन बींग्स को होता है। नेक्स्ट रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस का जो इन्फेक्शन है वो कहाँ रिजर्व रहता है ऑलरेडी। तो इसके जो 3 फॉर्म में देखा गया है कहाँ कहाँ रिजर्व रहता है। तो पहला है आपका अर्बन रेबीज, वाइल्ड रेबीज एंड बैट रेबीज में ये टाइप के इन्फेक्शन पाए जाते हैं। अर्बन रेबीज मतलब दिस अर्बन रेबीज इज ट्रांसफर्ड इन्फेक्शन टू द डोमेस्टिक डॉग्स। अर्बन एरिया के जो रेबीज है, अर्बन एरिया के जो पालतू जानवर है जिनमें ये रेबीज प्रेजेंट रहता है, वो क्या करते हैं, ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है उसको वो डोमेस्टिक डॉग, जो वाइल्ड डॉग मतलब स्ट्रीट डॉग होते हैं, उन तक पहुंचा देते हैं, उन तक ये ट्रांसमिट हो जाता है। सेकंड है वाइल्ड रेबीज। वाइल्ड रेबीज मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उनमें भी रेबीज प्रेजेंट रहता है। जंगली जानवर मतलब जैसे कि जैकाल हो गया, फॉक्स हो गया, हाइना हो गया, लोमड़ी हो गया, इन सब में ऑलरेडी रेबीज प्रेजेंट रहता है। तो जंगली जानवर से जो डोमेस्टिक स्ट्रीट के जो डॉग हैं, ये डोमेस्टिक डॉग्स हैं, उन तक ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, उसको बोलते हैं वाइल्ड रेबीज। नेक्स्ट है बैट रेबीज। बैट रेबीज मतलब बैट फीड ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ट्रांसमिटेड टू एनिमल्स एंड मैन्स। ये जो बैट होता है, चमगादड़ होते हैं, उनमें भी ये रेबीज प्रेजेंट रहता है। ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स के ब्लड शक करके फीड करके वो ट्रांसमिट वापस से एनिमल्स में ट्रांसमिट कर देते हैं ताकि वो उनके अंदर जो रेबीज हो वो उसमें भी ट्रांसमिट हो जाता है। फिर अगर वही एनिमल्स अगर मैंस को काट रहे हैं या फिर बाइट कर रहे हैं तो वो वायरस वो मैंस में ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन के सोर्स, मेनली सोर्स है आपका इन्फेक्शन का सलाइवा ऑफ द रैबिड एनिमल। मैंने जो भी एनिमल्स के बारे में बताया, वाइल्ड एनिमल्स हो गया, अर्बन एनिमल्स हो गए जिनमें रैबिड रहता है, या तो बैट रेबीज, इन सब में जिसमें भी अगर ये रेबीज के प्रेजेंट रहते हैं वायरस, वो ही मेन सोर्स है। उनके जो सलाइवा है वो मेन सोर्स है ये वायरस पहुंचाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। इन द डॉग्स एंड कैट्स वायरस इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। जो डॉग होते हैं और जो कैट होते हैं, अगर मान लो वो कहीं वाइल्ड के तरीके से इधर जो डॉग होते हैं और जो कैट होते हैं, मान लो अगर उनके अंदर जो रेबीज है वो वाइल्ड के तरीके से ट्रांसमिट हुआ तो उनके अंदर 3 से 4 दिन तक वो रेबीज का इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है। बिफोर ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स एंड कोर्स ऑफ इलनेस एंड टिल डेथ, जब तक क्लिनिकल सिम्टम्स या साइंस शो नहीं हो जाता तब तक ये रेबीज का इन्फेक्शन उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, या तो जब तक ये कोर्स ऑफ इलनेस चल रहा है, जब तक हम बीमार है, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक उनके अंदर रेबीज का वायरस प्रेजेंट रहता है डॉग एंड कैट्स में। और मान लो अगर उस डॉग और कैट की डेथ नहीं हो जाती तब तक वो रेबीज के इन्फेक्शन उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होस्ट फैक्टर क्या होता है। होस्ट फैक्टर मतलब वो जो वायरस है वो किन किन में रहता है, एनिमल्स में, मैन में सरवाइव करता है, कई दिनों तक रहता है, उसको बोलते हैं होस्ट फैक्टर। और वो कैपेबल होते हैं कि सामने वाले को वापस से उस इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकें। तो होस्ट फैक्टर में जो सबसे ज़्यादा ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो गर्म खून वाले ब्लड वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। और है मैन भी एक प्रकार का होस्ट है, वो उनमें भी ये वायरस सरवाइव करता है और मैन भी कैपेबल होता है कि फर्दर ऑन आगे किसी को रेबीज वायरस ट्रांसमिट कर सके।
नेक्स्ट है लेबोरेटरी वर्कर स्टाफ विद द रेबिस। जो लेबोरेटरी वर्कर होते हैं जो ऑलरेडी रेबिस वायरस के साथ उसकी खोज कर रहे हैं या फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उन लेबोरेटरी स्टाफ वर्कर्स में भी ये वो भी एक प्रकार का होस्ट कहलाते हैं। लेबोरेटरी स्टाफ वर्कर्स भी एक प्रकार का होस्ट कहलाते हैं जो रेबिस वायरस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर रेबिस वायरस के लिए हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट है डॉग हैंडलर्स। वो लोग जो डॉग को हैंडल करते हैं, जैसे जिनके घर पे पालतू डॉग है, अगर मान लो उसको रेबिस हो गया या फिर कंटिन्यू हैंडल कर रहे हैं, या तो ऐसा कोई डॉग का शॉप होता है जहाँ पे डॉग हैंडलर्स डॉग को हैंडल करते हैं, वो भी एक प्रकार का होस्ट का काम करते हैं रेबिस ट्रांसमिट कराने के लिए। नेक्स्ट है हंटर्स। हंटर्स मीन्स जो लोग हंटिंग करने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, वो भी एक प्रकार का रेबिस का होस्ट होते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये कैसे फैलता है, किसके थ्रू फैलता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले देखेंगे एनिमल्स बाइट। फॉर द एग्जाम्पल मंकी, हॉर्स, शीप एंड आपका डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं उसके बाइट के थ्रू फैलता है, क्योंकि उनमें मान लो अगर ऑलरेडी रेबिस रहता है और वो आगे जाकर के बाइट करके सामने वाले को रेबिस फैला सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्स। डॉग्स के लिक्स। डॉग्स जो लिकिंग करते हैं, फॉर द एग्जाम्पल जैसे डॉग होते हैं या अदर कोई जानवर होता है, अगर उनको कोई चोट लग जाती है या तो कहीं पे कट हो जाता है या फिर कोई एब्रेशन हो जाता है, तो वो उसको चाट के अपना सलाइवा उसमें लगा करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में भी रेबिस स्प्रेड होता है। एरियोजल रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट एरियोजल के थ्रू भी स्प्रेड होता है। फॉर द एग्जाम्पल लेबोरेटरी वर्कर में क्या करते हैं, लेबोरेटरीज में एनिमल्स को हम लोग हैंडल करते हैं और एनिमल्स के में कुछ इंजेक्शन लगा के कुछ उसमें टेस्टिंग करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एनिमल्स के ब्रेन्स का टेस्टिंग करते हैं और मान लो अचानक कुछ लेबोरेटरी स्टाफ्स की गलती की वजह से वो स्प्रेड हो गया और उनके ब्रेन में ऑलरेडी रेबिस रहा, तो वो हवा में रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू अदर स्टाफ मेंबर्स में वो स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट होता है। पर्सन टू पर्सन फॉर द एग्जांपल किसी पर्सन को रेबिस रहा हुआ हो और अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर मान लो वो कॉर्निया ट्रांसफर किया, कॉर्निया मतलब आँख के जो वो कॉर्निया वाला पार्ट को ट्रांसमिट करता है, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है या फिर देता है, डोनेट करता है, तो उसको होने के चांसेस हैं। या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर बॉडी के कोई पार्ट्स के कोई ऑर्गन्स को ट्रांसमिट कर रहा है तो उस कंडीशन में भी ये ट्रांसमिट होने के चांसेस है। इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब तक आपके बॉडी में साइन एंड सिम्टम नहीं दिख जाता, लक्षण नहीं दिख जाता, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कि आज आपको डॉग ने बाइट किया और आज से 3 से 4 दिन के बाद आपके बॉडी में साइन एंड सिम्टम लक्षण दिखना शुरू हो रहे हैं, वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो रेबिस का इंक्यूबेशन पीरियड मेनली आपका 3 से 8 वीक का होता है और वो डिपेंड भी करता है कि साइट ऑफ बाइट मतलब उस पर्टिकुलर एनिमल ने किस साइट में बाइट किया हुआ है और नंबर ऑफ वुंड्स, कितने बाइट किए हैं, कितना ज़्यादा घाव पहुंचाया है, या फिर अमाउंट ऑफ वायरस इंजेक्टेड मतलब उसने बाइट किया है तो कितना मात्रा में आपका रेबिस का सलाइवा के थ्रू बॉडी में रेबिस का इंसर्ट हुआ, कितनी मात्रा में वो वायरस लोडेड है। नेक्स्ट है स्पेसिस ऑफ एनिमल्स। आपको कौन से स्पेसिस ऑफ एनिमल ने बाइट किया, ये भी डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पीरियड का। तो अकॉर्डिंग टू दिस इन सब के बेसिस पे इंक्यूबेशन पीरियड कई बार लॉन्ग समय के लिए भी होता है, कई बार लाइफ लॉन्ग के लिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। अब ये देखेंगे कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है। तो फर्स्ट है वायरस मल्टीप्लाइज एट द साइट ऑफ इंजेक्टेड या इन्फेक्टेड। फॉर द एग्जांपल आपके बॉडी में कहीं पे किसी पार्ट पे अगर डॉग ने बाइट किया है तो वो वायरस सबसे पहले वही साइट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, वहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद में आपका वाया पेरिफेरल नर्व्स, आपके जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं उसमें बहुत सारे नर्व एंडिंग प्रेजेंट होते हैं जो वायरस को ट्रांसमिट करके लेके जाते हैं ब्रेन तक। तो वाया पेरिफेरल नर्व्स वो ब्रेन में ट्रांसमिट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्दर ऑन वो ट्रांसमिट मल्टीप्लाई होने के बाद में आगे आपके वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज में, आपके स्केलेटल मसल्स में, मायोकार्डियल मसल्स में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, स्किन्स में वो फर्दर ऑन स्प्रेड होगा और साइन एंड सिम्टम दिखने स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेबिस इन मैन एंड इट्स सिम्टम्स। जो रेबिस का इन्फेक्शन है ह्यूमन बीइंग में आने के बाद में वो क्या सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं उनके बॉडी में। तो सबसे पहला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है फियर फ्रॉम वाटर। जो ह्यूमन बीइंग रहता है आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ द रेबिस उसके अंदर में वाटर से फियर रहता है, उसको पानी पीने से भी डर लगता है, पानी पीने से, पानी को स्वेलो करने से डर लगता है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है हेडेक होगा पेशेंट को, मलेस होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फटीग होगा, फीवर होगा, 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू
फीवर आएगा, पेन होगा, जिस साइड में डॉग बाइट किया है या एनिमल बाइट किया है उस साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा झुनझुनी हो रहा है, ऐसा टाइप का फील होगा, इनटॉलरेटेड ब्राइट लाइट एंड नॉइस, वो जो पर्सन होगा वो ब्राइट लाइट, ज़्यादा लाइट उसको पसंद नहीं होगा, ज़्यादा नॉइस पसंद नहीं होगा। नेक्स्ट है कोल्ड ड्रॉट ऑफ एयर, उसको ठंडी हवा, जैसे बाहर विंडो से कोई ठंडी हवा आ रही है बॉडी में टकरा रही है, ऐसा उसको पसंद नहीं रहेगा, उसको सब तरफ बंद चाहिए। नेक्स्ट है एरियोफोबिया, एरियोफोबिया मतलब फियर ऑफ एयर, हवा से ही फियर होगा उसको, जो भी हवा अगर उसके बॉडी में टकरा रही है, ठंडी हवा आ रही है तो उसको बहुत ज़्यादा डर होगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ डेथ, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो पर्सन रहेगा उसको ऐसा फील होगा कि मैं मर जाऊंगा, डेथ हो जाएगा मेरा, या पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होगा पेशेंट। अब इस चीज़ से हम उसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि उसका लोकली ट्रीटमेंट क्या है और जनरली ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम। तो हम सबसे पहले देखेंगे पेशेंट को आइसोलेट करके रखना, क्वाइट रूम में, ऐसे रूम में आइसोलेट करके रखना, एडमिट करके रखना जहाँ पे उसको कोई बाहर से आवाज़ सुनाई ना दे या फिर कोई ठंडी हवा उसकी बॉडी तक ना पहुँचे जिससे उसको डर हो, एरोफोबिया और हाइड्रोफोबिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉर्फिन दे सकते हैं पेशेंट को सडेट करने के लिए, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा फियर में है, उसको टेंशन डिप्रेशन सब आ रहा है, तो पेशेंट को सडेट कर देंगे उसको स्लीप देने के लिए। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ द वुंड, जब आपको पता चल रहा है कि डॉग ने बाइट किया तो जस्ट ऑन दैट टाइम आपको क्लीन करना है वुंड को, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी में, रनिंग वाटर में वुंड के साइड को, जिस साइड पे डॉग ने काटा है उस साइड को आपको रनिंग वाटर में पूरा अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आपको सोप अप्लाई करके अच्छे तरीके से उसको रब करके वॉश करना है। नेक्स्ट है नॉट सूचर, आप उस वुंड को जहाँ पे डॉग बाइट किया है उसको आपको सूचरिंग नहीं करना है, अगर वो सूचर भी करना है तो 24 से 48 घंटे के बाद सूचर करना है, अगर बहुत ज़्यादा डीप कट हो गया है तो, अदरवाइज आप उसको ओपन ही रखेंगे। नेक्स्ट है एंटी रेबीज सीरम, हमारे पास लोकली जो हॉस्पिटल में एंटी रेबीज सीरम प्रेजेंट रहता है, तो आफ्टर क्लीनिंग करने के बाद में उसको आपको एंटी रेबीज सीरम अप्लाई करना है पेशेंट के साइट ऑफ द वुंड, जहाँ पे वुंड हुआ वहाँ पे एंटी रेबीज सीरम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एंड टेटनस इंजेक्शन, टीटी का इंजेक्शन ऑन द स्पॉट हमको पेशेंट को देना है और एज नीड एज पॉसिबल, जैसे भी एंटीबायोटिक्स डॉक्टर एडवाइस कर रहा है आपको तुरंत आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व एनिमल फॉर 10 डेज, आपको उस एनिमल को ऑब्जर्व करना है। फॉर द एग्जाम्पल अगर वो स्ट्रीट का एनिमल डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, तो आप तो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप उसको डेली ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड। 10 डेज तक अगर डॉग में कोई साइन एंड सिम्टम नहीं शो हुआ तो पेशेंट को एंटी रेबीज का इंजेक्शन या फिर वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 10 डेज के अंदर में डॉग में ही वो साइन एंड सिम्टम दिखने स्टार्ट हो गए तो आपको पेशेंट को, जो ह्यूमन बीइंग है जिसको डॉग ने बाइट किया है, उसको आपको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेबीज वैक्सीनेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रेबीज का क्या वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड है, तो हम लोग देखेंगे सेल कल्चर्ड एंड प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन होता है, वो वैक्सीन को हम लोग रेबीज के इंजेक्शन के फॉर्म में लगाते हैं, तो वो IM इंजेक्शन देंगे हम लोग, डेल्टॉइड मसल्स में दे सकते हैं, बटक्स में भी दे सकते हैं पेशेंट का। एक IM इंजेक्शन 6 डोज का हम लोग को टोटल कंप्लीट करना है, 6 डोज, ईच डोज 1 ml कंटेन करता है। तो जिस दिन पेशेंट को बाइट हुआ, डॉग बाइट 0 डे, जिस दिन हुआ उस दिन देंगे, उसके तीसरे दिन में वो इंजेक्शन देंगे एंटी रेबीज का, फिर 7th डे, देन 14th डे, देन 28th डे, देन 19th डे। इस तरीके से पेशेंट को हम लोग वैक्सीनेशन शेड्यूल करेंगे और पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, कोई साइन एंड सिम्टम फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। आई होप आज का टॉपिक हम लोग को समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।